हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2021 के उन सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ हम पूरे बजट का एक ओवरव्यू भी देखेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बजट के प्रति और सुदृढ़ हो सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने यूनियन बजट 2021 के चर्चा की। अपने यूनियन बजट 2021 की जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका डिस्कशन किया जाए उससे पहले कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। बजट से संबंधित अपने इतिहास को जान लेते हैं जो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। हालांकि मैं जब आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट रिपीटेड होंगे, लेकिन फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं उनको देखते हुए ये पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है और जिन्हें पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर ध्यान में रख सकते हैं। बजट टर्म की बात करते हैं। बजट टर्म लिया गया है बुगेट से। बुगेट एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है जिसका मतलब होता है लेदर का थैला। पहले क्या कल्चर था कि पहले के वित्त मंत्री जो बजट का पेपर्स होता था उसे एक लेदर के थैले में कंटेन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लेकर आते थे, पार्लियामेंट हाउस में लेकर के आते थे। और आप देख सकते हो यहाँ मनमोहन सिंह जी हैं जो कि लेदर के थैले में बजट के पेपर को कंटेन किए हुए लेके आ रहे हैं और ये बजट को प्रस्तुत करने ही जा रहे हैं। साथ ही साथ यशवंत सिन्हा जी ने भी लेदर का थैला लिया हुआ है जिसमें बजट के पेपर रखे हुए हैं। पी चिदम्बरम जी भी बजट के पेपर को लेदर के थैले में रख कर के ले आए हैं और प्रणब मुखर्जी जी भी जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने भी उसी ट्रेडिशन को फॉलो किया और बजट को एक लेदर के थैले के अंदर रख के ले आए थे बजट के पेपर को। इस परंपरा को ख़त्म किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट 2020 के दौरान। उन्होंने लेदर के थैले के जगह पे लाल रंग के कपड़े का प्रयोग किया और वहाँ पे उसे फिर बही खाता टर्म दिया गया था। बही खाता टर्म दिया गया वर्ष 2020 के बजट के दौरान। आप देख सकते हो निर्मला सीतारमण जी ने लाल कलर के थैले में बजट के पेपर को कंटेन किया हुआ है और इस पे अशोक स्तंभ की एक सील लगी हुई है। और इस वर्ष बजट पूरी तरीके से 100% पेपरलेस रहा और कोई पेपर का प्रिंटिंग नहीं हुआ, कोई हार्ड कॉपी इसकी प्रिंट नहीं हुई। पूरा का पूरा बजट सॉफ्ट कॉपी में है और इसको सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पीडीएफ फॉर्म में अवेल करा दिया जाएगा जैसे ही बजट का भाषण खत्म हो जाएगा। हालांकि 2 फरवरी को मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अभी तक अवेल करा दिया गया होगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप देख सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक पैकेट के अंदर मेड इन इंडिया टैबलेट रखा हुआ है। इसी के अंदर टैबलेट है और उसी में पूरे बजट का स्पीच है इनका। इनके बगल में खड़े हैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। बात करते हैं अपने कब ट्रेडिशन को, नए ट्रेडिशन को ऐड किया गया और पुरानी परंपरा को तोड़ा गया। एनडीए सरकार थी वर्ष 2000 में और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे और यशवंत सिन्हा हमारे वित्त मंत्री थे। उस समय से पहले वर्ष 2000 तक शाम 5 बजे बजट को प्रस्तुत किया जाता था क्योंकि देखो जब हमारा देश ब्रिटिशर्स के अधीन था तो उस समय ब्रिटिशर्स अपने वहाँ पे बजट जब प्रस्तुत करते थे तो उनके लिए तो वो टाइम मॉर्निंग का होता था, लेकिन हमारे लिए वो टाइम इवनिंग का हो जाता था। तो बजट उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए हमेशा शाम 5 बजे ही प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन वर्ष 2001 में यशवंत सिन्हा हमारे वित्त मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। उस समय परंपरा को तोड़ा गया और बजट को सुबह 11 बजे प्रस्तुत करने की नई परंपरा को ऐड किया गया। फिर से बजट की परंपरा को तोड़ा जाता है एनडीए गवर्नमेंट जब 2017 में, जब हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। उससे पहले बजट 2017 से पहले बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर आता था, लेकिन 2017 से इसे 1 फरवरी को प्रस्तुत करने की नई परंपरा की शुरुआत की गई। 2017 में ही एक और परंपरा को जोड़ा गया कि 2017 से पहले रेलवे बजट और आम बजट दोनों अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2017 से रेलवे का बजट और आम बजट को एक में मर्ज कर दिया गया। दोनों बजट, रेलवे बजट और आम बजट को समायोजित करके सिर्फ एक बजट प्रस्तुत करने की नई परंपरा की शुरुआत की गई वर्ष 2017 से। एक परंपरा इस वर्ष और शुरू हुई है नई। इस वर्ष के पहले ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं था कि वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करने से पहले, पार्लियामेंट हाउस जाने से पहले देश के राष्ट्रपति से मुलाकात करें, लेकिन इस वर्ष नई परंपरा के तहत हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने
हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के बाद पार्लियामेंट हाउस गई और तब फिर जाके उन्होंने अपनी बजट के स्पीच को डिलीवर्ड किया। तो ये नई परंपरा की शुरुआत की गई। आप देख सकते हैं यहाँ टैबलेट लेके हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं और ये हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। तो ये भी एक नई परंपरा इस वर्ष शुरू की गई और ये एक आधिकारिक मुलाकात थी, तो इसलिए ये न्यूज़ में भी रहा। और क्या क्या चेंजिंग हुआ है इस बार बजट में, देखो थोड़ा लोकेशन का इशू है, इस वजह से आपको बैकग्राउंड्स में साउंड सुनाई दे सकता है, तो आप उसे इग्नोर करोगे और अपना पूरा कंसंट्रेशन आज के इस वीडियो पे दोगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखो हार्ड कॉपी इस बार बजट में कोई भी हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं की गई, पूरी की पूरी सॉफ्ट कॉपी थी और कोविड-19 पैंडमिक को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। और एक बजट का ऐप भी लॉन्च किया गया यूनियन बजट ऐप के नाम से, जो कि एंड्रॉयड और आईएसओ दोनों ही स्टोर्स पर अवेलेबल है और ये 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। साथ ही साथ इसकी सॉफ्ट कॉपी जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको अवेल करा दी जाएगी, क्योंकि हार्ड कॉपी इसकी इस बार कोई प्रिंटिंग नहीं हुई है। एक और बजट की परंपरा रही है कि बजट प्रस्तुत करने के पहले एक हलवा सेरेमनी होती थी और ये इस वर्ष भी की गई। हलवा सेरेमनी क्या होता है कि जो लोग बजट को प्रिंट करते हैं लगातार, पहले क्या होता था बजट प्रिंटिंग में लगभग 14 से 15 दिन का समय लगता था और ये प्रिंटिंग जो वित्त मंत्रालय का प्रिंटिंग प्रेस है वहीं पे किया जाता था, ताकि ये पूरी तरीके से गोपनीय बजट को प्रिंट किया जा सके। और फिर एक बार प्रिंटिंग शुरू हो जाती थी तो जो मेंबर्स इसमें काम कर रहे होते थे प्रिंटिंग का, उन्हें घर जाने के लिए भी अलाउ नहीं करा जाता था। तो उसके बाद जब प्रिंटिंग खत्म हो जाती थी तो हमारे देश के जो भी वित्त मंत्री होते थे वो एक हलवा सेरेमनी का आयोजन करते थे और उसमें खुद वित्त मंत्री अपने हाथों से परोसते थे हलवा को, और जो लोग प्रिंटिंग के दौरान काम कर रहे होते थे उनको वित्त मंत्री द्वारा खुद ही हलवा खिलाया जाता था। भारतीयों की एक परंपरा भी है, हमारी परंपरा है कि हम कोई भी शुभ काम करने से पहले मीठा खाना शुभ मानते हैं, तो उसी के तहत हलवा सेरेमनी इससे भी जुड़ा हुआ है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले मीठा खा के शुभ काम किया जाता है। और बही खाता आप देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि बही खाता टर्म ये पिछली बार आया जब वित्त मंत्री जी ने एक कपड़े में, लाल कलर के कपड़े में पूरे बजट को कंटेन करके ये लेके गई थी। ये और निर्मला सीतारमण जी के बारे में आप जान लो कि ये हमारे देश की पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर फीमेल हैं। फीमेल इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं इंदिरा गांधी जी, हालांकि वो फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर टर्म उनके साथ नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि वो देश की प्रधानमंत्री थे और उन्होंने वित्त मंत्रालय को अपने पास रखा था। इसी वजह से देश की पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर का जब बात होता है तो वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। अगर देश की पहली महिला वित्त मंत्री का बात होती है तो वो इंदिरा गांधी जी का नाम आता है वहाँ पे। अपने स्पीच की शुरुआत इन्होंने आत्मनिर्भर भारत पैकेज से शुरू की और इन्होंने याद किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज लॉन्च किया गया था 12 मई 2020 को। हमारा देश कोविड-19 पैंडमिक में उस समय था। अभी तो धीरे धीरे कोविड-19 का जो प्रकोप है वो खत्म हो रहा है, लेकिन उस समय पूरा पीक पे था कोविड-19 और देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक पैकेज दिया गया था अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और उसी को रिकॉल करते हुए हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण की शुरुआत की थी। और इस बार का जो बजट का थीम था वो था आत्मनिर्भर भारत एंड संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट। इसे भी आप याद रखोगे, आत्मनिर्भर भारत एंड नेशन संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट इस बार के बजट की थीम थी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है बजट एक्सपेंडिचर का, पिछले जो बजट था, पिछला बजट था उसका और इस बार के बजट का। देख लेते हैं इसको। बजट एक्सपेंडिचर 2020-21 यानी जो पिछला बजट था उसके बारे में बात की जा रही है। इसमें उस समय 30.42 लाख करोड़ का बजट अनाउंस किया गया था। हालांकि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इसे बढ़ाते हुए 34.50 लाख करोड़ कर दिया गया था। और फिर इस वर्ष का जो बजट है ये 34.83 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। जो पिछली बार का फिस्कल डेफिसिट था इसे आप याद रखोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये सारे टर्म में आपको सिर्फ फिस्कल डेफिसिट को ही याद रखना होता है। पिछली बार का जो फिस्कल डेफिसिट था ये 3.5% था, यानी कि इतना राजकोषीय घाटा हुआ हमारे देश को।
और फिर लेकिन पहले इतना का लक्ष्य रखा गया था, सॉरी देखो गवर्नमेंट ने 3.5 फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य रखा था, लेकिन जो रियल में हमारे राजकोषीय घाटा हुआ वो था 9.5% का। सरकार ने इसे इस वर्ष कम करते हुए 6.8% फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे को इस वर्ष कम किया गया है सरकार के द्वारा। हालांकि ये बाद में पता चलेगा कितना राजकोषीय घाटा हुआ। देखो राजकोषीय घाटा गवर्नमेंट ने पहले जो रखा था पिछले वर्ष वो था 3.5% का, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से डाउनफॉल हुई, जिसकी वजह से जो राजकोषीय वित्तीय घाटा था वो 9.5% तक पहुंच गया था। सरकार ने इसे इस वर्ष कम करके 6.8% तक लाने का लक्ष्य रखा है। मैं इसको देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने जब पिछली बार का बजट प्रस्तुत किया था तो जो वित्तीय राजकोषीय घाटा था उसे 3.5% तक लाने का लक्ष्य रखा था। देखो बैकग्राउंड साउंड्स कुछ आ रहे हैं वो मुझे पता है, लेकिन अभी लोकेशन का इशू है, इस वजह से उसको इग्नोर भी मैं नहीं कर सकता हूं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप बैकग्राउंड साउंड को पूरी तरीके से इग्नोर करोगे और पूरा कंसंट्रेशन अपने आज के इस वीडियो पे दोगे। तो पिछली बार जब गवर्नमेंट ने बजट को जारी किया था तो जो वित्तीय घाटा था, राजकोषीय वित्तीय घाटा, उसे 3.5% तक लाने का लक्ष्य रखा था। हालांकि गवर्नमेंट इसे 3% से कम लाने का लक्ष्य वर्ष 2014 से ही रख रही है, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो पिछली वर्ष जब वित्तीय राजकोषीय घाटे को 3.5% लाने का लक्ष्य रखा गया, हालांकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये बहुत ज़्यादा जंप करके 9.5% पहुँच गया। इतना हमारे देश के राजकोषीय घाटा को ये दर्शा रहा है 9.5%, और ये जंप कर गया। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार फिर से एक लक्ष्य रखा है कि इसे कम करते हुए 6.8% का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया कि इस वर्ष वित्तीय घाटे को 6.8% तक ले आने का सरकार का लक्ष्य है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्पीच के दौरान, बजट स्पीच के दौरान बताया कि हमारे देश की इकोनॉमी इस समय कॉन्ट्रैक्शन में है, यानी कि निगेटिव में है, और ये माइनस का 7.7% है। जब आप माइनस यूज़ करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं यूज़ करोगे, और जब माइनस नहीं यूज़ करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे। तो जब ये स्पीच को डिलीवर कर रही थी उस समय इन्होंने बताया कि -7.7% है हमारे देश की इकोनॉमी। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, और इस वर्ष गवर्नमेंट ऐसा प्रिडिक्ट कर रही है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको हम 11% तक ले आएंगे, पॉजिटिव तक का। और ये अब तक का, देश के आज़ादी के बाद तक का सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से। जीडीपी की ग्रोथ को 11% रखा गया है सरकार की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, और नॉमिनल जीडीपी को 15.4% रखा गया है। नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी दोनों ही इस बार के जो सरकार द्वारा लक्ष्य रखे गए हैं, ये अब तक के आज़ादी के इतिहास में सबसे बड़ा लक्ष्य सरकार ने अपने लिए रखा है। इस बजट के सेशन में स्पीच के दौरान ऐसा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बताया गया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इन पॉइंट्स पे चर्चा हो चुकी है कि मेड इन इंडिया टैबलेट के थ्रू ही पूरे के पूरे स्पीच को डिलीवर्ड किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, और जो फोकस था ये था आत्मनिर्भर भारत विजन। पूरे बजट का फोकस आत्मनिर्भर भारत विजन का था। और इस वर्ष का जो टैक्स से संबंधित बातें कर लेते हैं, तो इनकम टैक्स के स्लैब में कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है। जो इनकम टैक्स का स्लैब पिछले वर्ष था वही इनकम टैक्स का स्लैब इस वर्ष भी रहेगा। तो ना ही कुछ बढ़ाया गया है इनकम टैक्स स्लैब में, ना ही कुछ कम किया गया है। अगर आपको इनकम टैक्स स्लैब के बारे में जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देखेंगे, तो उसमें आपको इनकम टैक्स स्लैब के बारे में पूरी तरीके से विस्तार से बताया गया है। तो कोई चेंजिंग इस वर्ष इनकम टैक्स, जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स देता है उनके स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन जो 75 वर्ष के ऊपर आयु के हैं उनके लिए इनकम टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। उनको अब कोई भी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फिल करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जिनकी उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा हो गई है और वो इनकम टैक्स के अंडर आते भी हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया कि 75 वर्ष के आयु से ऊपर के व्यक्ति इनकम टैक्स फिल नहीं करें तो भी कोई बात नहीं है, और इनकी उम्र लेकिन मिनिमम 75 वर्ष चाहिए। यानी सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न से पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने इस बजट में मुक्त कर दिया गया है। बजट पूरा 6 पिलर पे था,
हालांकि इन पिलर की चर्चा अभी आगे की जाएगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। हेल्थ एंड वेलबींग्स, फिजिकल एंड फाइनेंस, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया और री इन्विग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट। और इसका जो पार्ट बी था वो टैक्सेशन का था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। स्वास्थ्य जो सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस था गवर्नमेंट का इस वर्ष, क्योंकि देखो कोविड-19 पैंडेमिक में जो हेल्थ सिस्टम था हमारे देश का, वो उसका मतलब बहुत ही अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं था। तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस वर्ष हेल्थ सिस्टम पे था और हेल्थ सिस्टम के लिए कुल 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार अगले 6 वर्षों में। ऐसा अनाउंसमेंट किया गया। अपने स्पीच के दौरान निर्मला सीतारमण जी ने ऐसा अनाउंसमेंट किया और इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम के साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम है उसे और अच्छा बनाने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही साथ मिशन पोषण 2 भी लॉन्च किया गया। मिशन पोषण 2 और ये आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, इसके बारे में अभी आप इसी वीडियो में आगे इस पे चर्चा की जाएगी। मिशन पोषण 2 के तहत कुल 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है, जहां पे मिशन पोषण अभियान 2 को पूरी तरीके से मतलब पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मिशन पोषण 2 अभियान को सरकार लॉन्च करेगी। साथ ही साथ एक और वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को भी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत पुराने जो वाहन हैं उनको ख़त्म करने का काम किया जाएगा। इसके तहत 15 सालों से जो पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैप के तहत हटा दिया जाएगा। स्क्रैप मतलब कि ये कबाड़ में गिन लिए जाएंगे। गवर्नमेंट का इसके पीछे मकसद ये है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि देखो, पुराने वाहनों को अगर स्क्रैप पॉलिसी के तहत हटाया जाएगा रोडों पर से तो क्या क्या हमें फ़ायदा होगा। देखो, फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो पोल्यूशन में कमी आएगी, क्योंकि पुराने वाहनों के इंजन ये पुराने मॉडल पे होते थे और पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं। और जो नए टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें कम पोल्यूशन करने वाले इंजनों का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ पुराने वाहन रोड से हटेंगे तो नए वाहनों की मांग में वृद्धि होगी, जिससे कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें बूस्टअप आएगा। और पुराने असुरक्षित वाहन सड़क से हटेंगे तो आप समझ सकते हो एक्सीडेंट केस भी कम होगा। तो इन्हीं सब के मद्देनज़र सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसमें 15 साल से पुराने वाहनों को रोड से हटाने का काम किया जाएगा। और आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ किया जाएगा। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? PHC मतलब कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सेकेंडरी में आता है CHC जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर होते हैं, ये एक ब्लॉक लेवल का सर्विस सेंटर होता है हेल्थ से रिलेटेड। और टर्शरी में, टर्शरी हेल्थ सेक्टर के दौरान जो जिला मुख्यालय पे हॉस्पिटल्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। तो प्राइमरी में PHC जो कि गांव के लेवल का हेल्थ सेंटर होता है, और सेकेंडरी में CHC कंसीडर करते हैं, कम्युनिटी सर्विस सेंटर, जहाँ पे ये ब्लॉक लेवल का होता है, मतलब कई सारे गांवों को मिला के एक ब्लॉक का निर्माण किया जाता है, वहाँ पे ये सेंटर होते हैं। और टर्शरी सेंटर होते हैं, ये जिला मुख्यालय पे होते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो, इस बार का जो बजट का अनाउंसमेंट था उसमें जो जो महत्वपूर्ण स्कीमें थी उन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूरा का पूरा बजट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का ये 6 पिलर के ऊपर ही है। पूरे 6 पिलर कंसीडर किए गए हैं इस बार के बजट में। इसको मैंने पीछे बताया था, एक बार आप इन स्लाइड को पॉज करके इसको पढ़ लोगे। ये आपको ये सारे 6 के 6 पिलर यूज़ होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बजट का पिलर नहीं है जो प्रेजेंट में बजट प्रस्तुत किया गया। तो आप इस वीडियो को पॉज करोगे और इसको याद कर लोगे। पूरे 6 पिलर हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये इस बार का सबसे फोकस रहा इस पे गवर्नमेंट का, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से क्या हो रहा है कि देश में स्वास्थ्य की जो हमारी व्यवस्था है वो उतनी सुदृढ़ नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने पूरा अपना इस बजट में फोकस किया है प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना पे। और इसमें प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना के तहत गवर्नमेंट ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ सिस्टम के बूस्टअप के लिए कुल 64,180 करोड़ रुपए की खर्चे की बात कही है अगले आने वाले 6 सालों में। और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कुल 17,000 रूरल और 11,000 अर्बन हेल्थ केयर सेंटर ओपन किए जाएंगे इंडिया में।
जिसमें और बात करें तो 7,000 रूरल और 11,000 अर्बन वेलनेस सेंटर को भी सरकार ओपन करेगी। साथ ही साथ क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक लेवल पे भी ये ओपन किया जाएगा। क्रिटिकल केयर मतलब जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसके लिए भी, जिसमें गंभीर बीमारी में किडनी फेल्योर या फिर हार्ट अटैक, इन सब के लिए भी ब्लॉक लेवल पे ही हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने का गवर्नमेंट का प्लान है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत। और साथ ही साथ 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत। और अभी देखो, लैब की काफ़ी कमी नज़र आई जब कोविड-19 पैंडमिक की टेस्टिंग शुरू हुई, तो गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना एक लैब इस्टेब्लिश करने की बात बता रही है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कोविड-19 पैंडमिक के लिए जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारे देश में शुरू हो चुका है, उसके लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर हमें और भी फंड की ज़रूरत होगी तो हम इसका एलोकेशन बाद में कर देंगे। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 35,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कोविड-19 पैंडमिक कोविड-19 वैक्सीन के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने न्यूमोकोकल वैक्सीन, खुद इंडिजिनस वैक्सीन को लॉन्च किया। हमारे देश द्वारा बनाया गया निमोनिया का ये खुद का वैक्सीन। निमोनिया एक लंग से संबंधित बीमारी है जो कि खास करके छोटे बच्चों में होती है। तो इसके लिए हमारे देश में अभी तक ये सिर्फ 5 स्टेट में ही इसका वैक्सीनेशन चल रहा है। तो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत इसे पूरे देश में इसके वैक्सीनेशन को भी कराने की योजना गवर्नमेंट की है। न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी जो सिर्फ 5 स्टेट में है, ये आगे आने वाले समय में पूरे देश में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इसका वैक्सीनेशन कराया जाएगा निमोनिया बीमारी के लिए। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कोविड-19 पैंडमिक के दौरान आपने देखा होगा कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उन्हें कोविड-19 का जो वायरस, कोरोना वायरस था, उसने उतना इफेक्ट नहीं डाला जितनी कि उन लोगों को डाला कि जिनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं थी। तो गवर्नमेंट इम्यूनिटी बूस्टअप के लहजे से गवर्नमेंट ने एक मिशन पोषण 2 की शुरुआत की है। देखो, मिशन पोषण 2, ये 2 मिशन पहले गवर्नमेंट के चल रहे थे, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान, दोनों को मर्ज करके मिशन पोषण 2 अभियान को लॉन्च किया जा रहा है। इसमें बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है। आप समझ सकते हो, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषक सामग्रियां दी जाती हैं खाने के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं, और जो बच्चे हैं उनको साथ ही साथ स्कूल स्तर पे, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के लेवल तक बच्चों को मुफ्त में गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे जो इंटरवल होता है वहाँ पे भोजन कराया जाता है। ये सभी इसी मिशन पोषण 2 के तहत ही आएंगे। इसके तहत कुल 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को गवर्नमेंट द्वारा चुना गया है, जहाँ पे देखो, अभियान तो पूरे इंडिया में चलेगा, लेकिन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे न्यूट्रिशन की हालत उतनी अच्छी नहीं है, मतलब लोगों का इम्यूनिटी उतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे इस अभियान को ज़्यादा इंटेंस तरीके से चलाया जाएगा सरकार के द्वारा। बात करते हैं PLI स्कीम। PLI स्कीम का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देगी। और PLI स्कीम में 10 सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से हैं ये 10 सेक्टर? फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, स्टील, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, एयर कंडीशंस और LED। जो भी कंपनियां इन सेक्टर्स में काम कर रही हैं उन्हें PLI स्कीम के तहत गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। और अपने बजट की जो स्पीच थी उसके दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि अगर हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया है उसे अचीव करना है 2025 तक, तो हमें जो है डबल डिजिट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ को देखना होगा और लगातार सस्टेन्ड पीरियड तक, मतलब कि कंटिन्यूअस पीरियड तक, ऐसा नहीं कि अप डाउन फॉल हो, एक बार अच्छा ग्रोथ हुआ फिर डाउन हो। मतलब अगर ये एक समता से ग्रोथ होता रहा तो हम अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है 2025 तक का, उसे अचीव कर लेंगे। और इसके तहत गवर्नमेंट ने 13 सेक्टर को इंक्लूड किया। देखो 10 सेक्टर तो मैंने बताया, 3 सेक्टर गवर्नमेंट द्वारा PLI
PLI का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा इन सेक्टरों को। तो 3 सेक्टर गवर्नमेंट ने और इंक्लूड किए हैं। साथ ही साथ इसी PLI स्कीम के तहत ही 7 टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे अगले 3 सालों में। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या होता है? देखो, आवास, सुरक्षित पेयजल, स्वस्थ और सस्ती ऊर्जा, मॉडर्न रेलवे स्टेशंस जैसी परियोजनाएं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में सम्मिलित होती हैं। इसके तहत अभी तक कुल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के पास थे वो थे 6,835 प्रोजेक्ट थे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत, और इसे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने अब 7400 प्रोजेक्ट को इंक्लूड कर दिया है। मतलब कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अधीन अब गवर्नमेंट के पास कुल 7400 प्रोजेक्ट होंगे जिस पे गवर्नमेंट काम करेगी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे भी बल दिया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर अभी कुछ दिनों पहले ही एक टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसका क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, और उस टास्क फोर्स में कहा गया था कि 2020 से 25 के दौरान एक अनुमान लगाया था टास्क फोर्स ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की रिपोर्ट में कि कुल 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। ऐसा अनुमान था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट में। और अब आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट इसके तहत 7400 प्रोजेक्ट को इसमें इंक्लूड भी कर लिया है। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए इस बजट में। साथ ही साथ जो एयरपोर्ट हैं जो अभी ऑपरेशनल नहीं हैं और जो ऑपरेशनल हैं, उन दोनों के लिए ही गवर्नमेंट ने मोनेटाइज करने के लिए उनको मोनेटाइज किया। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए और उनके मैनेजमेंट के लिए पैसे दिए जाएंगे। और इसमें मतलब पैसे का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन लिखा हुआ था रिपोर्ट में कि बजट की स्पीच में था, ए लॉट ऑफ एयरपोर्ट विल बी मोनेटाइज्ड, मतलब कई सारे एयरपोर्ट को मोनेटाइज किया जाएगा ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट के लिए, और इसके लिए गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड कराएगी। साथ ही साथ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का भी लक्ष्य रखा है सरकार ने 2023 तक। मतलब पूरे इंडिया में प्रत्येक घरों में 2023 तक सरकार का लक्ष्य है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट। उज्ज्वला स्कीम, उज्ज्वला स्कीम एक पूरी बहुत ही फेमस स्कीम रही है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इसके तहत लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर प्रोवाइड कराया गया है सरकार की तरफ से। और इस स्कीम के तहत अभी तक गवर्नमेंट ने एक डेटा प्रस्तुत किया सदन में कि 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री सिलेंडर प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का एक और लक्ष्य है कि आने वाले 1 सालों में 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज को ये सिलेंडर को प्रोवाइड कराएगी अगले आने वाले साल में। तो उज्ज्वला स्कीम में 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। एक तो अभी तक कुल 8 करोड़ लोगों ने उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर को लिया है। साथ ही साथ सरकार ने एक और लक्ष्य रखा है कि अगला साल जो होगा, मतलब वित्तीय वर्ष 2021-22, इसमें 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज को ऐड करेगी वो उज्ज्वला स्कीम में। गैस पाइपलाइन नेटवर्क, गैस पाइपलाइन नेटवर्क के तहत जम्मू कश्मीर में को ऐड किया जाएगा और गैस को वहाँ पाइपलाइन के थ्रू पहुँचाने का पूरी तरीके से गवर्नमेंट मैनेजमेंट करेगी। साथ ही साथ अगले 3 सालों में 100 डिस्ट्रिक्ट्स में गैस को पाइपलाइन के थ्रू पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी सरकार के द्वारा। ऐसा गैस पाइपलाइन नेटवर्क में अपने स्पीच के दौरान हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया। डिसइन्वेस्टमेंट, देखो डिसइन्वेस्टमेंट ये एक टर्म है। डिसइन्वेस्टमेंट टर्म का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट, आप इसको अगर बिल्कुल सिंपल में समझोगे तो ये होता है कि गवर्नमेंट द्वारा किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट कर देना। मतलब अब देखो ये टर्म कैसे लिया गया कि गवर्नमेंट उसके तहत खुद अर्निंग कर लेगी, यानी प्राइवेट प्लेयर्स को वो कंपनी बेच देगी अपनी खुद की और उससे अर्निंग करेगी। साथ ही साथ उसमें जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता था उस कंपनी में या फिर उस बैंक में, वो गवर्नमेंट बंद कर देगी। इसी को डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि आगे आने वाले समय में नीति आयोग द्वारा एक लिस्ट जारी की जाएगी कि गवर्नमेंट किन किन कंपनीज़ को डिसइन्वेस्ट कर रही है अगले साल। अपने भाषण के दौरान डिसइन्वेस्टमेंट पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट से 2021-22 में 2.25 लाख करोड़ के निवेश से 2.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का लक्ष्य सरकार का, यानी कि ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों को प्राइवेट प्लेयर्स को बेचकर लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है सरकार। और
उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में जो इस वर्ष का लक्ष्य है वो करीब 35,000 करोड़ रुपए कम है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने जब वो स्पीच डिलीवर कर रही थी उस दौरान उन्होंने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट से 2021-22 में 2.25 लाख करोड़ रुपए निवेश जुटाने का लक्ष्य है सरकार का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 2020-21 में की तुलना में जो ये 2.25 लाख करोड़ का लक्ष्य है ये 35,000 करोड़ रुपए कम है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि BPCL, एयर इंडिया, IDBI बैंक और LIC में विनिवेश की मोहर गवर्नमेंट लगा सकती है। मतलब BPCL, एयर इंडिया, IDBI और LIC ये सभी के सभी प्राइवेट हो जाएंगे जो कि अभी पूरी तरीके से गवर्नमेंट हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड। बात करते हैं पैडी प्रोक्योरमेंट की, मतलब कि धान का खरीद, इसका हिंदी हुआ धान की खरीद। धान की खरीद के लिए गवर्नमेंट ने अभी देखो क्या है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए ये पॉइंट भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। धान की खरीद के लिए गवर्नमेंट ने कुल 2020 में 1.41 लाख करोड़ रुपए को जारी किया था, जिसे गवर्नमेंट ने इस बार बढ़ाते हुए 1,72,752 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी कि इसमें धान पैडी प्रोक्योरमेंट का जो गवर्नमेंट ने बताया कि इसमें गवर्नमेंट ने बढ़ोतरी की। आप इसको माइनस कर लोगे 1,72,752 करोड़ से 1.41 लाख करोड़ को जब माइनस करोगे तो आप देख लोगे कि कितना गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया है पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए इस बार अपने बजट में, कितना एलोकेशन किया है और कितना इंक्रीज़ हुआ है पिछली बार की तुलना में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई थी। उसके बाद से ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स ही होंगे। तो इसमें देखो हायर एजुकेशन कमीशन की एक सेटअप की बात कही गई, साथ ही साथ कुल 100 नए सैनिक स्कूल सरकार खोलेगी और लेह, लद्दाख की राजधानी लेह, जो अभी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बना और जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बना, तो लद्दाख की राजधानी लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का प्लान है गवर्नमेंट का, ऐसा प्रपोजल इसमें किया गया है। साथ ही साथ ट्राइबल्स एरिया के लिए 750 एकलव्य स्कूल भी गवर्नमेंट ओपन करेगी। और जो स्कॉलरशिप दी जाती है शेड्यूल कास्ट के लिए, देखो शेड्यूल ट्राइब के लिए 750 एकलव्य स्कूल की बात कही गई। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट के लिए कुल 35,219 करोड़ रुपए सरकार ने उनके स्कॉलरशिप के लिए दिया और गवर्नमेंट ने बताया कि इससे लगभग 4 करोड़ शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट बेनिफिट पाएंगे। अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। अब माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबर्स, देखो अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबर्स भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। क्या है इनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम, इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखो वन नेशन वन रेशन कार्ड गवर्नमेंट ने बताया कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है कुल 32 स्टेट में। हमारे पास कुल 36 स्टेट हैं, देखो 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी इंडिया में है, तो टोटल 36 हुए। तो 36 में से 32 स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है वन नेशन वन रेशन कार्ड। वन नेशन वन रेशन कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि आप कहीं पे भी रहते हो और किसी स्टेट में भी जाते हो तो अपने सेम राशन कार्ड से ही आप वहाँ से गवर्नमेंट की जो सुविधा है राशन की उसको अवेल कर सकते हो, उसको ले सकते हो। तो एक तो आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा कि बजट जब तक प्रस्तुत हुआ यानी कि 1 फरवरी 2021 तक कुल 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरी वन नेशन वन राशन कार्ड के अधीन आ चुके थे और गवर्नमेंट ने बताया कि लगभग 86% बेनिफिशरीज इन 32 स्टेट से कवर हो चुके हैं। यानी अब जो रेस्ट ऑफ बचे हुए हैं कितने 4 स्टेट वो कवर करेंगे अपने 14% बेनिफिशरीज को। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पे इनका डेटा फीड होगा और इन माइग्रेंट वर्कर को इनके स्किल के हिसाब से जॉब प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ इनको जो भी हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी है, जो भी हाउस मिलना है घर की गवर्नमेंट की तरफ से, इनके स्किल से संबंधित डेटा, इनको जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस देगी, इनकी जो फूड स्कीम होगी, यानी कि माइग्रेंट वर्कर के लिए ये पोर्टल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये 100% इनको पूरी तरीके से सुरक्षित करेगा। देखो एक टर्म यहाँ पे है जिग वर्कर्स एंड
कॉन्ट्रैक्शन वर्कर। जिग वर्कर्स क्या होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन वर्कर क्या होते हैं? देखो, जिग वर्कर्स आप ऐसे क्लासीफाई कर लो कि जो स्विगी जोमेटो के डिलीवरी करने वाले मैन होते हैं वो जिग वर्कर में आते हैं, या फिर ओला उबर के ड्राइवर जिग वर्कर में आते हैं। और कंस्ट्रक्शन वर्कर में जो लेबर होता है, जो ईंट और सीमेंट का काम करते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान, उन्हें इस कैटेगरी में लिया जाता है कॉन्ट्रैक्शन वर्कर के। तो गवर्नमेंट इन सभी के लिए एक पोर्टल लॉन्च करेगी, जिग वर्कर्स के लिए और कॉन्ट्रैक्शन वर्कर के लिए, जिसके तहत उनको जॉब प्रोवाइड कराने के काम के साथ ही साथ उनके हेल्थ संबंधी जो भी सूचनाएं होंगी उस पोर्टल पे होंगी, और उसी से वो अपने हेल्थ से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट का स्कीम होगा उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। साथ ही साथ उनको घर प्रोवाइड कराने के लिए, उनका इंश्योरेंस करने के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के फूड स्कीम, ये सभी इस पोर्टल के साथ ही इस पोर्टल से ही फ़ायदा उठा सकेंगे ये माइग्रेंट वर्कर्स। साथ ही साथ एक मिनिमम इनको वेज के लिए भी गवर्नमेंट एक रूल बनाएगी कि किसी भी वर्कर्स को कम से कम कितने पैसे मिलने चाहिए, कितने घंटों के लिए, इस पे भी सरकार का फोकस है कि गवर्नमेंट इनके लिए एक कैटेगरी बनाएगी कि कैटेगरी बनाई जाएगी कई तरीके की, और किस कैटेगरी में कौन से कैटेगरी के लेबर आते हैं ये रखा जाएगा। साथ ही साथ किस कैटेगरी के लिए कितना मिनिमम वेज होना चाहिए, मतलब कितने मिनिमम पैसे कितने घंटों के लिए मिलने चाहिए, ये भी गवर्नमेंट द्वारा मेंशन किया जाएगा और एक रूल बना के इसको पास किया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबर्स के लिए। वुमेन के लिए भी ये बात कही जा रही है कि अब वुमेन नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी और उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और ये पॉइंट हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। इस पॉइंट पे हम लोगों ने चर्चा की है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट के स्पीच डिलीवर्ड करने की शुरुआत की थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जो कि प्रोवाइड कराया गया था कोविड-19 पैंडमिक के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 मई 2020 को। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और हम एक ओवरव्यू पूरा हाईलाइट बजट का देख लेते हैं कि क्या है बजट की हाईलाइट। देखो, पूरा का पूरा यहाँ पे हाईलाइट दिया हुआ है 12 पॉइंट्स में, और आप इन 12 पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करोगे, साथ ही साथ वीडियो को पॉज करने के बाद इन 12 पॉइंट पे फोकस कर लोगे तो इससे भी आपके क्वेश्चन काफ़ी कुछ निकल जाएंगे, और इन सभी पे चर्चा हो चुकी है। बस ये एक आपको बजट का हाईलाइट के लिए इसे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये सारे के सारे जो 12 पॉइंट्स हैं इन सभी पे चर्चा की जा चुकी है। आप देख सकते हो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, इस पे भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, कितने पैसे और कौन कौन से सेक्टर। साथ ही साथ वॉलंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी फॉर ओल्ड व्हीकल पे भी चर्चा की जा चुकी है, और हम लोगों ने इस पे भी चर्चा कर ली है कि डिसइन्वेस्टमेंट प्लान क्या है गवर्नमेंट का, और साथ ही साथ हमने इस पे भी चर्चा की है कि वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसे का एलोकेशन किया है। तो सारे के सारे पॉइंट पे इस पे चर्चा की जा चुकी है, और जो पॉइंट छूटे होंगे अभी आपको लर्निंग बुक पे ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कराया जाएगा क्वेश्चंस रिलेटेड टू बजट, जिससे आपके बजट से आने वाले कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए मिस नहीं होंगे। कुछ लोग बजट को सिर्फ इसलिए देखते हैं कि बजट में क्या चीज़ें सस्ती हुई और क्या चीज़ें महंगी हुई, हालांकि वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन हम उस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं छोटी सी कि कौन सी चीज़ें इस बजट में महंगी हुई और कौन सी चीज़ें सस्ती हुई। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की। कौन सी चीज़ें सस्ती हुई? सस्ती होने में है आयरन, स्टील, नायलॉन क्लॉथ, कॉपर आइटम, शूज़, इंश्योरेंस एंड नेप्था। इसमें जो हमारे काम की चीज़ें हैं आप ये समझ सकते हो कि जो व्हीकल और या फिर कार का इंश्योरेंस कराते हैं वो चीज़ें गवर्नमेंट ने इस वर्ष सस्ती कर दी हैं। और महंगी कौन कौन सी चीज़ें हुई? महंगी होने में जो चीज़ें हैं वो हैं गोल्ड और सिल्वर, साथ ही साथ ऑटोमोबाइल पार्ट्स, यानी कि आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि व्हीकल्स के दाम बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ देखो नायलॉन क्लॉथ तो सस्ते हुए हैं, लेकिन जो सिल्क के क्लॉथ हैं और जो कॉटन है वो महंगा हुआ है, तो जिससे सिल्क और कॉटन के कपड़े महंगे हो जाएंगे। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी महंगे हो रहे हैं, यानी आगे आने वाले समय में मोबाइल फ़ोन भी महंगे हो जाएंगे। तो गोल्ड, सिल्वर, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, सिल्क, कॉटन, ये सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। आयरन, स्टील, नायलॉन क्लॉथ, कॉपर आइटम, शूज़, इंश्योरेंस, नेप्था, ये सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो ये
मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन कुछ लोग बजट को सिर्फ प्रिफर करते हैं, इसलिए देखना कि क्या चीज़ें सस्ती हुई क्या चीज़ें महंगी, तो ये उनके लिए इंक्लूड किया गया छोटा सा पार्ट। ये पूरा बजट का ओवरव्यू था और बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जल्द ही लर्निंग बुक पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आपका बजट से संबंधित कोई भी पोर्शन कहीं से भी अनटच नहीं रहेगा। जो पोर्शन यहाँ पे अनटच रहे हैं उन्हें कवर कर लिया जाएगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जब बजट से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक।